नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो विषय है ऑटो इम्यून डिजीज का। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या-क्या बीमारियां ऐसी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके कारण क्या हैं और साथ ही इसका इलाज और समाधान क्या है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि ऑटो इम्यून डिजीज है क्या? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स ये हमारे शरीर का खुद का ही इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसका काम है हमारे अदर जितने भी ऑर्गन सेल्स हैं उनकी रक्षा करना, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम से सेफ रखना। अलग अलग कोई अटैक होता है बॉडी पर, चाहे वो कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो उससे बचाना। जब वही सिस्टम जिसका काम रक्षा करना है, अगर वही सिस्टम हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे सेल्स पर अटैक करे और उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच जाए, तो इसको ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम कहा जाता है। जी सर, तो अगर किसी को ये समस्या आती है, तो शरीर ऐसे क्या-क्या लक्षण दर्शाता है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो रखी है? तो जिस भी इंसान में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो शरीर कुछ लक्षण देता है जो इस प्रकार से हैं कि उनको पूरी मांसपेशियों में पेन भी रह सकता है, पेट में जलन हो सकती है, थकान रहती है, काम करने का मन जो है वो नहीं बनता है। इसके अलावा जो है मुंह में छाले रहना स्टार्ट हो जाएंगे, वजन कम होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ जगह जगह पर चकत्ते से जैसे बनने लगते हैं, बाल पूरे के पूरे चले गए वहाँ से। जो स्किन की तरह तरह की एलर्जीज होने लगती हैं, ये कुछ ऐसे लक्षण जो है बॉडी देती है। और साथ ही साथ अगर इनको टेस्ट करवाया जाए, अगर पीएसआर और सीआरपी जो है ये बढ़ा हुआ आता है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई आती है और हीमोग्लोबिन कम रखता है, और डब्ल्यूबीसी जो है ये या तो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ें भी अगर टेस्ट में सामने आ रही हैं, तो भी ये एक तरह से साइंस होते हैं कि जो पेशेंट है उसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर, तो आगे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो इस ऑटो इम्यून डिजीज के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इन फ्यूचर उस पेशेंट को हो सकती हैं? सबसे पहले तो क्योंकि ये ऑर्गन्स के सेल्स पर ही इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम की वजह से अटैक होता है, तो अलग अलग ऑर्गन जो है वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अगर पैंक्रियाज अगर वीक हो गया तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर उसके सेल्स पर अटैक हुआ तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर लीवर पर आया है अटैक उसका, तो लीवर फंक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, उसमें भी उसके डैमेज का खतरा बन जाएगा। अगर इसी तरह से किडनी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है। पूरी हड्डियों में अगर जो जॉइंट्स में अगर होना स्टार्ट हो जाए तो गठिया जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर स्किन लेवल के सेल्स पर अगर डैमेज होता है तो तरह तरह की एलर्जी, जैसे सोरोसिस है, एक्जिमा है, ये तरह तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाए, एक्ने जैसे चेहरे पर बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी इसके साथ जुड़ी हुई है। जी सर, तो इस ऑटो इम्यून डिजीज के होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण इसके पीछे जो तो हैं, आज के जो हमारा भोजन है उसमें सबसे पहले तो जो टॉक्सिटी है, जहरीले तत्व हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड के, वीडीसाइड के, केमिकल फर्टिलाइज़र के, और जो प्रिजर्वेटिव हमारे खाने में बहुत सारे शामिल हैं। तो ये जो टॉक्सिटी बढ़ रही है, ये क्योंकि सेलुलर लेवल पर इफ़ेक्ट करती है और हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल उनको वीक कर देती है। तो जब सेल वीक होते हैं तो एक तरह से उनका मेमोरी लॉस जो है वो होना स्टार्ट होता है। एक कारण तो टॉक्सिसिटी है। दूसरा जो है कारण वो है गलत प्रोटीन। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन की श्रृंखला है, ये हर एक जीव का प्रोटीन जो है ये अलग अलग है।
अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी शेप, सब कुछ सबका अलग अलग है। तो अगर कुछ ऐसा प्रोटीन हम ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के जो अमीनो एसिड चाहिए उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी एक, क्योंकि वो प्रोटीन हमेशा अगर बॉडी में चला भी गया तो हमारी जो इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा और उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो अगर बार-बार हम ले रहे हैं, तो अगर ऐसे प्रोटीन्स को हटाने के चक्कर में जब वो मेमोरी लॉस हो जाती है, तो फिर ये हमारे खुद के जो अमीनो एसिड हैं, हमारे खुद के प्रोटीन्स, उसको भी ये पहचान नहीं पाता और फिर कई बार उस पर भी अटैक कर देता है। जी सर, तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद यही चीज़ आती है कि अब इसका इलाज क्या है? क्या है इसका समाधान? लेकिन इस समस्या को आप अपने खाने में बदलाव करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खाने में जो बदलाव क्या होंगे, क्या चीज़ है जो बिल्कुल नहीं खाना होता है इसमें? तो जो चीज़ें नहीं खानी है उसमें सबसे पहला आता है मांसाहार, यानी कि नॉन-वेज। तो सबसे पहले तो ऐसे ही जिसको भी ये प्रॉब्लम हो जाए उसको मांसाहार लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और कोई भी ऐसा सोर्स हमें नहीं लेना चाहिए जो एनिमल से आता हो, उसमें चाहे वो मांस है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स मिलेंगे, जो अमीनो एसिड होंगे, वो हमारे शरीर के जो ह्यूमन बॉडी के जो अमीनो एसिड है उसके साथ मैच नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रोटीन्स बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो बंद करना है वो है जितना भी पैक्ड फूड है, जो है जहाँ जो प्रोसेस्ड फूड है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तरह-तरह के जो टॉक्सिटी है उसकी, जो प्रिजर्वेटिव वहाँ डाले जाते हैं पैक्ड फूड में या प्रोसेस्ड फूड में, तो उसमें भी वो टॉक्सिटी जो है वो आने वाली है, तो उसको भी टोटल बंद करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो बंद कर देना चाहिए वो है कि जितने भी ज़्यादा टॉक्सिटी वाले ज़्यादा ज़हरीले तत्वों वाले खाने हैं, जैसे आज आप देखो तो हमारे खाने में जो चावल और गेहूँ अ, मुख्य रूप में इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों को उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। ऐसे खाने के भी जो प्रोटीन्स हैं वो भी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं उपज बढ़ाने के चक्कर में, तो वो भी इसका एक बड़ा कारण होते हैं। तो ऐसे भी अनाजों को बंद करना होता है। क्या खाने हैं जिनको कम कर देना है, वो उसमें जो आ जाता है कि जो नमक है, इसको बहुत कम कर देना है और जो नमक खाना भी है तो सेंधा नमक ही खाना है। चीनी जो है वो बिल्कुल कम, मैं कहूँगा कि चीनी को तो बिल्कुल बंद ही कर लिया जाए, उसकी जगह अगर यूज़ करना है तो हम मीठा जो है उसमें थोड़ा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर मीठे के तौर पर हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी तला हुआ भोजन हाई टेम्परेचर पर जाता है, उसके भी अमीनो एसिड सारे के सारे, क्योंकि वो प्रोटीन्स मर जाते हैं, तो वो भी बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं होने वाले हैं। तो जो ऐसा खाना है ये बिल्कुल कम कर देना चाहिए, इसको मैक्सिमम अवॉइड रखना चाहिए। और नेक्स्ट है कि क्या खाना चाहिए। तो खाने में जो है वो मेजरली जो है कुदरत का बना हुआ खाना, जो उसकी रसोई में पका हुआ होता है, वो एक इस रूप में हमें देती है कि जो हमारी बॉडी का साथ ही साथ वो भोजन भी है और साथ ही साथ दवाई भी है, और वो भोजन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि फ्रूट्स में से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जहाँ भरपूर विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और साथ ही साथ अगर प्रोटीन है भी तो इस रूप में है जो बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह से अगर कार्ब के रूप में वहाँ से अगर हमें फ्रुक्टोज मिलते हैं तो वो भी बहुत आसानी से बॉडी उसको ग्रहण कर लेती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स जो है वो अपनी डाइट में खूब सारे शामिल करना चाहिए, जिसमें जो मेजर फ्रूट्स हैं जैसे पपीता, सेब, संतरा और केला, ये ऐसे फ्रूट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर आसानी से उपलब्ध हैं और इनको अपने खाने में ज़्यादा शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो रॉ सब्जियां जो हैं उनको जहाँ तक हो सके वो सैलड के रूप में रॉ खानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को रॉ सब्जियों से थोड़ी परेशानी होती है, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या थोड़ा उनका जिनका गट एरिया
गट लीकेज की प्रॉब्लम है, उनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग उन सब्जियों को हल्का स्टीम कुक, सैलड भी खाना है तो थोड़ा उसको स्टीम कर लें। तो स्टीम करके अगर खाएं, बहुत ज़्यादा हीट पर नहीं ले जाना है, बिल्कुल कम लो टेम्परेचर पर उसको हल्का सा स्टीम करके सैलड को, तो उसको शामिल कर लें। इसी तरह से और जो सब्जियां हैं उनको ज़्यादा लें, ठीक है। अनाज जो हैं वहाँ जो ये जो हाई टॉक्सिटी वाले, जैसे मैंने बताया कि गेहूँ और चावल है, उसको कम करके उसकी जगह ऐसे अनाज जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, क्योंकि मिलेट्स को उगाने में ना कोई खाद लगती है ना कोई दवाई, तो उसमें टॉक्सिटी नहीं होती और साथ ही साथ वहाँ हाई ग्लूकोज भी नहीं है, तो फाइबर रिच है। तो हम जो अनाज हैं वो सब्स्टिट्यूट चावल गेहूँ को हटा करके दूसरे अनाज जैसे कोदो है, रागी है, अ, बाजरा है, ज्वार है, ऐसे मिलेट जो हैं उनको हम ले सकते हैं। साथ ही साथ एक जो टॉक्सिटी बॉडी में जमा है, उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हटाने के लिए एक सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। वो न्यूट्रालाइट में आता है, अकिनेशिया सिट्रस प्लस। तो ये एक 10 दिन का ही कोर्स होता है, तो ये 3 टैबलेट सुबह 3 शाम को ली जाती हैं और 60 टैबलेट की पैकिंग होती है, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो वो 10 दिन का कोर्स जो है वो आपकी बॉडी को टोटली डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए वो काफ़ी सक्षम है। तो टॉक्सिटी जितनी जल्दी हट जाएगी उतनी जल्दी हीलिंग जो है वो आसान हो जाती है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को बदलाव करते हैं तो आपके शरीर में जो आपका इम्यून सिस्टम के सेल जो हैं वो फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, उनका जो मेमोरी लॉस हुआ है वो भी फिर से आने लगता है, तो वो अटैक अपने आप ही बंद कर देते हैं। तो जब अटैक करना ही सेल्स ने बंद कर दिया तो आगे रीजनरेशन भी, क्योंकि अब आप सही खाना ले रहे हो तो रीजनरेशन सेल्स का भी हेल्दी होगा, तो हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगती है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से आप घर पर ही आसानी से ऑटो इम्यून डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।